अस्सलाम वालेकुम क्लास। लेक्चर नंबर 6 ऑफ वीक 7। टॉपिक्स हैं इस लेक्चर के: ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन इन आर्टियल एंड वेनस ब्लड। पेज नंबर 271, 272 एंड 273। फर्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस। एज वी नो देयर आर टू रिस्पायरेटरी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज फ्रॉम द ब्लड, इस चीज़ को कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस। तो कुछ फैक्टर्स हैं 3 जो हेल्प करते हैं इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज गैसेस। पहला तो ये है कि जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, वो डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है ये डिफ्यूजन से मूव करती हैं, मतलब हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन मूव करती हैं। तो अगर इन दोनों का पार्शियल प्रेशर सेम होगा तो ये इनकी जो ट्रांसपोर्ट है या जो एक्सचेंज है वो फिजिबल नहीं होगी, और इनकी जो एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट उसी टाइम ही फिजिबल है और इजी है अगर इन दोनों का जो पार्शियल प्रेशर है उसमें डिफरेंस हो। उसके बाद क्या है कि जो कैपिलरीज नेटवर्क हैं वो एल्वेलाई जो प्रेजेंट है लंग्स के अंदर, उनके सराउंडिंग पे हमारे पास एक रिच नेटवर्क है कैपिलरीज का। जितना ज़्यादा कैपिलरीज नेटवर्क रिच होगा इसका मतलब है कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई भी मैक्सिमम होगी। जितनी ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगी उतना ही ज़्यादा जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है इनका एक्सचेंज भी मैक्सिमम होगा। थर्ड पॉइंट क्या है कि उस ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो एक्ट करती हैं एज ए थिन मेम्ब्रेन, ताकि वो जो लंग्स का एरिया है और जो ब्लड का एरिया है, ब्लड को लंग्स में मिक्स होने से वो जो मेम्ब्रेन है वो एज अ बैरियर एक्ट करती है, उसको बचाती है, जो ब्लड है ना वो लंग्स में ना मिक्स हो जाए। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो गैसेस की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट हमें पता है ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की हेल्प से होती है। ब्लड यानी आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स जो हैं या रेड ब्लड कार्पसल्स, उनके अंदर एक रिस्पायरेटरी पिगमेंट है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो एक ब्राइट रेड कलर का पिगमेंट या उसकी जो अपीयरेंस है हीमोग्लोबिन की वो बिल्कुल ब्राइट रेड हो जाती है। तो अब जो हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो जो हमारे पास मतलब एंड मॉलिक्यूल बनेगा ना, वो उसे कहेंगे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जैसे ही ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो होगी या प्रेशर जो है वो लो होगा तो उस टाइम जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी ये वाला जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, जैसे ही ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो होगी और प्रेशर कम होगा तो ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल हो जाएगा और हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जो है वो अलहदा हो जाएंगे। और अब जो हमारे पास हीमोग्लोबिन आया है, जो एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, नॉर्मल जो इसकी स्टेट है, उस स्टेट में हीमोग्लोबिन का कलर होगा पर्पल रेड कलर, ठीक है। और इसका जो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने में जो एंजाइम हेल्प करता है उसे कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल्स में। तो कुछ जो अमाउंट है ऑक्सीजन की वो ब्लड प्लाज्मा में भी डिज़ोल्व हो जाती है। ब्लड, हमें पता है कि जो ब्लड है उसके अंदर 4 चीज़ें होती हैं: एक ब्लड प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल्स, आरबीसीज, प्लेटलेट्स। तो जो उसके अंदर आरबीसीज हैं उसके अंदर हीमोग्लोबिन है और वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करती है। लाइक जितनी भी ऑक्सीजन हमारे लंग्स से ब्लड में डिफ्यूज़ हो रही है वो सारी की सारी हीमोग्लोबिन उसको एक्सेप्ट करता है। लेकिन कुछ थोड़ी सी अमाउंट जो है वो ऑक्सीजन की वो ब्लड प्लाज्मा को भी मिल जाती है। उसके बाद है कि अगर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन वो किस लेवल पे ज़्यादा उनका जो कम्बिनेशन है एक दूसरे से मैक्सिमम होगा। सी लेवल की अगर बात करते हैं तो वहाँ उस लेवल पे हीमोग्लोबिन और जो ऑक्सीजन का जो कम्बिनेशन है वो मैक्सिमम होगा। मतलब अगर हमारे पास 100 ml ब्लड है तो एट सी लेवल की बात कर रही हूँ, 100 ml अगर ब्लड है तो उस पर 20 ml जो है ऑक्सीजन होगी। और फिर अगर ऑक्सीजन टेंशन जो है वो 115 मिलीमीटर मरकरी है तो उस टाइम हमारे पास अगर ब्लड जो है, मतलब हम हीमोग्लोबिन की बात करें कि वो 98% सैचुरेटेड है, पहले तो 100% था ना, अब 98% है,
और इस टाइम पे जो ऑक्सीजन का जो ब्लड के साथ कम्बिनेशन है वो 19.6 ml होगा। पहले 100 ml पे 20 ml था, और अब जो है जैसे ही प्रेशर और जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हुई है, या जो सरफेस टेंशन है वो चेंज हुई है, तो उस टाइम जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का कम्बिनेशन जो है उसमें भी चेंजेस आए हैं देखने के लिए। और अगर प्रेशर हाई होता है तो एट हायर ऑक्सीजन प्रेशर वुड हैव द सॉरी यहाँ से पढ़ना था। Under normal condition, the blood of alveoli, this means that hemoglobin can be almost completely oxygenated by an oxygen pressure of 100 millimeter mercury which is present in the lungs. अब इसका मतलब यह है कि अगर जितना ज़्यादा हमारे पास प्रेशर, अगर लंग्स के अंदर प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, सॉरी कम है, तो मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन जो है वो बॉडी में एंटर होगी और वो ब्लड के साथ कंबाइन करेगी। और अगर प्रेशर में कोई चेंजेस आते हैं तो उस टाइम जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का कम्बिनेशन है उसमें भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। देयर आर 3 फैक्टर्स जो हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ जब वो कंबाइन करता है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड का। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर इंक्रीज़ करता है, ऑक्सीजन टेंशन डिक्रीज़ होती है, और ऑक्सीजन टेंशन जब डिक्रीज़ होती है तो जो हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी है ऑक्सीजन को होल्ड करने की वो भी लेस हो जाती है। ऑक्सीजन कम हुआ तो हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी भी कम होगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ होगी तो वो ऑक्सीजन टेंशन को डिक्रीज़ करेगी, और ऑक्सीजन टेंशन जब डिक्रीज़ होगी तो हीमोग्लोबिन जो है उसकी कैपेसिटी ऑक्सीजन को कंबाइन करने की या होल्ड करने की वो भी लेस हो जाएगी। टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर में राइज आएगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है हीमोग्लोबिन की या ब्लड की वो भी लेस हो जाएगी। और अगर हम कोई मस्कुलर एक्टिविटी देखते हैं कि मतलब हम बहुत ज़्यादा अगर हम एक्सरसाइज करें या हमारी हम मतलब कोई हार्ड वर्क करें या कोई ज़्यादा हमने एक्टिविटी कर लिया हमारी बॉडी ने, तो उस टाइम हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो थोड़ा सा राइज़ हो जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज़ होगा तो हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन को कंबाइन करने की कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी। मतलब टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ करेगा, ऑक्सीजन की कैपेसिटी, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को कंबाइन करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। पीएच क्या होता है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। द पीएच ऑफ ब्लड आल्सो इन्फ्लुएंसेस द डिग्री टू विच ऑक्सीजन बाइंड टू हीमोग्लोबिन। यानी जो ब्लड की पीएच है वो भी इस चीज़ को इन्फ्लुएंस करती है हीमोग्लोबिन को, कि वो अगर पीएच का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ है जो है वो भी अफेक्ट करती है हीमोग्लोबिन की, कि उसकी कैपेसिटी को, कि वो अगर ऑक्सीजन को कम कंबाइन करे या उसकी कैपेसिटी को वो इंक्रीज़ करता है। जैसे ही पीएच ब्लड की डिक्लाइन करती है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बाउंड टू हीमोग्लोबिन आल्सो डिक्लाइन। यानी अगर ब्लड एसिडिक हो रहा है, पीएच कम हो रही है, तो हीमोग्लोबिन की जो कैपेसिटी है वो भी रिड्यूस होगी। मतलब पीएच कम हुई तो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी भी हीमोग्लोबिन की कम हो जाएगी। This occurs because decreased pH results form an increase in hydrogen ions, and the hydrogen ions combine with the protein part of the hemoglobin molecule, causing a decrease in the ability of hemoglobin to bind oxygen. अब होता क्या है कि जैसे ही pH कम होगी तो जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है या हाइड्रोजन आयन जो है ब्लड के अंदर वो मैक्सिमम हो जाएंगे। अब हाइड्रोजन आयन जो है हीमोग्लोबिन के प्रोटीन पार्ट के साथ कंबाइन कर लेंगे, और उस पार्ट ने या जो उस हीमोग्लोबिन के पास पहले कैपेसिटी थी ना या अवेलेबिलिटी थी ऑक्सीजन को कंबाइन करने के लिए, अब उस जगह पे हाइड्रोजन की बाइंडिंग हो गया, तो ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को कम बाइंड करेगा। कन्वर्सली एन इंक्रीज इन ब्लड पीएच रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बाइंड ऑक्सीजन। इसी तरह अगर पीएच जो है इंक्रीज़ होती है, मतलब ब्लड की पीएच बेसिक हो रही है, हाइड्रोजन आयन कम हो रहे हैं, और जो हीमोग्लोबिन है उसके पास एक्स्ट्रा वेकेंट साइट हैं ताकि वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर सके, तो इस तरह से जैसे पीएच इंक्रीज़ करेगी हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये ज़्यादा सॉलेबल है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, और जितने भी हमारे बॉडी के टिश्यू हैं उनमें ये फ्रीली एब्जॉर्ब हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन के साथ भी कंबाइन करती है,
तो वो जो मॉलिक्यूल बनाती है उसको कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड अबाउट 20% इज कैरिड एज अ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद अमाइनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अमाइनो हीमोग्लोबिन के अंदर प्रोटीन पार्ट भी है, और प्रोटीन पार्ट का मतलब है कि उसके अंदर अमाइनो एसिड्स भी हैं। तो जो हीमोग्लोबिन का अमाइनो पार्ट है या अमाइनो ग्रुप है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड का कम्बिनेशन होता है। तो अब जो मॉलिक्यूल बनता है उसको कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ये मॉलिक्यूल भी हमारी बॉडी में ट्रैवल करता रहता है। इसके अलावा जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है उसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो भी तकरीबन 5% कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करती हैं, या वो जो प्रोटीन्स हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती हैं इन कम्बिनेशन विद पोटाशियम। कुछ अमाउंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड की वो पोटाशियम जो हमारे ब्लड के अंदर है उसके साथ भी कंबाइन करती है, और 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कंबाइन करती है या एक्ट करती है एज अ बाइकार्बोनेट आयन। एज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड्स एंटर इन द कैपिलरीज इट कंबाइंस टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज से जैसे ही हमारे ब्लड कैपिलरीज में एंटर हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन वाटर के साथ कंबाइन करेगा विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस और कार्बोनिक एसिड बना देगा। ठीक है, उसके बाद कार्बोनिक एसिड की आयनाइजेशन होगी, स्प्लिटिंग होगी, एक हाइड्रोजन आयन बनेगा और एक हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन बनेगा। ठीक है, व्हेन ब्लड लीव्स द कैपिलरीज मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। और जैसे ही ब्लड उन कैपिलरीज से बाहर आएगा तो ज़्यादातर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो किस में होगी, बाइकार्बोनेट आयन में है। कैपिलरीज आगे मतलब आर्टरीज जो हैं उनकी सब डिवीजन है ना कैपिलरीज, तो ये कैपिलरीज फिर फर्दर आर्टरीज में जब ओपन होंगी तो उस टाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट आयन में होगा। ये सारे के सारे रिएक्शन रिवर्सिबल हैं, मतलब अगर इनकी कंसनट्रेशन किसी चीज़ की कम होती है तो ये दोबारा से यानी जो कार्बोनिक एसिड है या बाइकार्बोनेट आयन है ये दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो सकते हैं। ऑल दीज रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। In the lungs, bicarbonate ions combine with hydrogen ion to form carbonic acid which split into water and carbon dioxide. अब ये क्या कहते हैं कि रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा कि जब बाइकार्बोनेट आयन है ये दोबारा से हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, ये बाइकार्बोनेट आयन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है और कार्बोनिक एसिड बनेगा, और कार्बोनिक एसिड की दोबारा स्प्लिटिंग होगी लंग्स में जाकर ना, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। Carbon dioxide concentration in arterial and venous blood. It has been found that arterial blood contains about 50 ml of carbon dioxide per 100 ml of blood, whereas venous blood has 54 ml of carbon dioxide per 100 ml of blood. अगर हमारे पास 100 ml ब्लड है तो जो आर्टेरियल ब्लड है, आर्टेरियल ब्लड यानी जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसमें 100 ml में 50 ml कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और जो वीनस ब्लड है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें अगर 100 ml ब्लड है तो 54 ml जो है कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ठीक है, अब जो वेनस ब्लड है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाएगा लंग्स के पास और वहाँ से वो ऑक्सीजनेटेड होगा, लंग्स में वो जाएगा और सिर्फ जो 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो लंग्स को वहाँ पे यानी जो गैस एक्सचेंज होगा ना वो 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड का होगा, और बाकी 50 ml कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा आर्टेरियल ब्लड में चली जाएगी। और इन शॉर्ट वी कैन से कि हमारा जो ब्लड है, अगर 100 ml हमारी बॉडी में ब्लड है तो उसमें 50 ml कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा प्रेजेंट रहती है। तो सिर्फ डिफरेंस ये है कि जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाती है, और दोबारा से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो वो 4 ml जो है वो ऑक्सीजन के साथ एक्सचेंज हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो चैप्टर है आपका गैसेस एक्सचेंज ये ख़त्म हो गया। जितने भी टॉपिक्स थे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सारे टॉपिक्स मैंने आपको इन लेक्चर्स में पढ़ा दिए। आज का जो आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन अफेक्ट्स द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। ये भी लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया। हाउ डज pH एंड टेम्परेचर अफेक्ट्स द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, ये भी अभी हमने पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आर्टेरियल एंड वेनस ब्लड। तो इस क्वेश्चन में आपने ये सारा पैराग्राफ लिखना है।